नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। केदारनाथ उपचुनाव के लिए आज प्रचार थम जाएगा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केदारनाथ उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां पर आज चुनाव प्रचार केदारनाथ उपचुनाव के लिए थम जाएगा। दोनों ही पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। बीजेपी से आशा नौटियाल प्रत्याशी हैं, तो वहीं कांग्रेस से मनोज रावत भी दमदार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें 20 नवंबर को मतदान होगा, वहीं 23 नवंबर को मतगणना के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केदारनाथ उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां पर अब तक जो प्रचार प्रसार चल रहा था उसका आखिरी दिन है आज प्रचार प्रसार जो है वो थम जाएगा शाम तक। इसीलिए सभी राजनीतिक दल आखिरी दौर में प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और जनता के बीच अपने पैठ बना रहे हैं। आपको बता दें कि आशा नौटियाल जहां भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है, तो वहीं मनोज रावत कांग्रेस प्रत्याशी है जो दमखम के साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। 20 नवंबर को वोटिंग है, वहीं 23 नवंबर को मतगणना के बाद रिजल्ट्स घोषित किए जाएंगे और ये साफ हो जाएगा कि आखिर जनता का साथ किसे मिला है। और हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, केदारनाथ उपचुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है, किस तरीके से चुनाव प्रचार आज होने वाला है आखिरी दिन, और क्या तैयारियां हैं राजनीतिक दलों की? जी बिल्कुल दिव्या, केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का आज प्रचार का अंतिम दिन है। 20 तारीख को मतगणना होगी और 23 तारीख को चुनाव परिणाम सभी के समक्ष आएंगे। और ऐसे में क्योंकि अंतिम दौर का चुनाव प्रचार है, तो दोनों ही पार्टियां अब एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं क्योंकि अब महज कुछ घंटों बाद ही जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा। ऐसे में जो है तमाम, चाहे दिग्गज नेता हो, विधायक गण हो, मंत्रीगण हो, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हो, सभी ये कोशिश है कि किस प्रकार से अधिक कार्यकर्ताओं तक पहुंचा जाए, किस प्रकार से जनता के बीच अपनी नीतियों को रखा जाए और जनता के जो है मन को लुभाया जा सके। क्योंकि अब अंतिम दौर का चुनाव प्रचार है, ऐसे में दोनों ही पार्टियों के जो तमाम नेता हैं वो चुनावी मैदान में हैं। लगातार केदारनाथ विधानसभा के तमाम गांवों में जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों से संपर्क साध रहे हैं, लोगों के बीच जाकर अपनी पार्टियों की नीतियां और अपने विकास के विजन को दोनों ही पार्टियों के नेता रख रहे हैं। और ऐसे में क्योंकि आज अंतिम दौर का प्रचार है, तो निश्चित रूप से कड़ी टक्कर आज होगी और ये कोशिश जरूर दोनों के ही दलों की रहेगी कि किस प्रकार से अधिक लोगों को आज साधा जा सके। प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है, लेकिन अभी तक जितना भी प्रचार हुआ है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से या बीजेपी या फिर अन्य निर्दलियों की तरफ से हुआ है, क्या असर देखने को मिल रहा है केदारनाथ उपचुनाव में और क्या डिसाइडिंग फैक्टर्स होंगे इस बार? जी बिल्कुल दिव्या, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से दोनों ही पार्टियों की नेताओं ने दमदार चुनाव प्रचार किया, चाहे मैं बात करूं पूर्व मुख्यमंत्रियों से लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री तक लेकर इसी के साथ ही विधायक गण हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री, सभी ने केदारनाथ को फतेह करने के लिए जो है पूरी ताकत झोंकी थी। और कहीं ना कहीं जनता के बीच दोनों ही पार्टियों के विकास की जो बात थी वो पहुंची भी है। और डिसाइडिंग फैक्टर की जहां तक बात रही, तो केदार घाटी क्योंकि इस बार 4 धाम यात्रा में जिस प्रकार से अव्यवस्थाएं रही, या व्यापारी वर्ग खासा असंतुष्ट सरकार की नीतियों से है, इसी के साथ ही टैक्सी यूनियन के जो कर्मचारी है वो असंतुष्ट हैं, इसी के साथ ही ग्रामीण महिलाओं को किस प्रकार से संतुष्ट किया जा सकता है, इसी के साथ ही आपका जो ऊपरी क्षेत्र है रांसी, गोंडार, आप उखीमठ वाला जो एरिया है, यहाँ पर जनता को किस प्रकार से साधा जा सके, इसके साथ ही महिला वर्ग को किस प्रकार से संतुष्ट किया जाए। क्योंकि पहाड़ी विधानसभा और ऐसे में महिलाओं को अगर कोई भी पार्टी साथ देती है तो जीत का फैक्टर एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर बन जाता है। और किस प्रकार से अधिक जो महिला वोट है वो साधा जा सकते हैं। कैडर वोट की यहाँ पर बात करें तो कैडर वोट साधना एक बड़ी चुनौती दोनों ही पार्टियों के लिए रहेगी। हालांकि भाजपा जो है कैडर वोट के दम पर कहीं न कहीं चुनाव लड़ती है, तो भाजपा के लिए कैडर वोट साधना बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस के लिए यहाँ पर एक बड़ी चुनौती अपने कैडर वोट को बचाना होगी। जो कांग्रेस का वोटर है वो अब अंतिम के जो चुनाव प्रचार है इसमें किसी के प्रलोभन में ना आए और कांग्रेस के ही पक्ष में मतदान करे, तो ये कुछ फैक्टर यहाँ पर हैं। इसी के साथ ही युवा वर्ग में जिस प्रकार से कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए थे, अंकिता भंडारी हत्याकांड है, महिला सुरक्षा है, पलायन है, रोजगार है, बेरोजगारी है, भू कानून है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस चुनाव को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकते हैं। जी, आप बने रहिए हिमांशु हमारे साथ, अगली खबर पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे।
बढ़ते आगे, केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के दौरान तल्ला नागपुर चोपता क्षेत्र में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की गाड़ी से शराब बरामद की गई। मौके पर कांग्रेस उम्मीदवार मनोज रावत और उनके समर्थक पहुंचे और जमकर नारेबाजी करने लगे। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों से इनकार कर दिया है और उनका कहना है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अपनी हार के डर से दुष्प्रचार कर रही है। जिम्मेदारी दी गई थी। और हिमांशु गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। हिमांशु, ये क्या प्रकरण सामने आया है? 20 तारीख को वोटिंग होनी है, उससे पहले प्रशासन ने कितनी ऐसी कार्रवाइयां की हैं? जी बिल्कुल देखिए, चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है और ऐसे में क्योंकि एक परिपाटी अब राजनीतिक दलों की रही है कि किस प्रकार से वोटरों को प्रलोभन दिया जा सके, वोटरों को किस प्रकार से प्रलोभन के द्वारा साधा जा सके, उसी के तहत अब भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य की ये गाड़ी चोपता के तल्ला नागपुर क्षेत्र में बरामद हुई है, जिसके पहले एक डंपर भी प्रशासन ने जब्त किया है, जिसमें कि लगातार शराब की पेटियां बरामद की गई थी। और उसके बाद भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य की ये गाड़ी है, जिसको लेकर अब कांग्रेस ने हंगामा पूरे केदार घाटी में काट रखा है कि भाजपा जो है धन बल का प्रयोग करके केदारनाथ को साधने की कोशिश कर रही है, दुष्प्रचार यहाँ पर भाजपा कर रही है, अराजक तत्वों का यहाँ पर भाजपा सहयोग ले रही है। इसी के साथ ही क्योंकि जहाँ पर ये गाड़ी बरामद हुई है उससे आज से 2 दिन पूर्व यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो है जनसभा हुई थी और कांग्रेस का ये आरोप कहीं ना कहीं कांग्रेस लगा रही है कि अब मुख्यमंत्री क्या संदेश अपने कार्यकर्ताओं को देकर गए कि जो इस प्रकार से भाजपा के कार्यकर्ता धन बल का प्रयोग कर रहे हैं और शराब का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर सिस्टम पर पहले भी आरोप लगाया था कांग्रेस ने और बीजेपी आरोप लगा रही थी कि अभी हार के डर से पहले से ही सिस्टम पर आवाज उठानी शुरू कर दी है, सवाल उठाने शुरू कांग्रेस ने कर दिए। लेकिन ये जो वीडियो है इससे कैसे नकारा जा सकता है? इस पर चिट जो है वो बीजेपी कार्य समिति के अध्यक्ष की है, ऐसे में कैसे इनकार बीजेपी कर रही है कि ये दुष्प्रचार है और सच्चाई नहीं? ये बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं अगर भाजपा इस बात से इनकार करती है तो ये भाजपा के लिए ही एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि आपके भाजपा के जो तमाम नेता हैं वो अपनी गाड़ियों पर चिट लगाकर घूमने और प्रदेश कार्य समिति एक महत्वपूर्ण संगठन है, एक महत्वपूर्ण अंग किसी भी संगठन के लिए होता है। किसी भी संगठन को बनाए रखने के लिए प्रदेश कार्य समिति का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और खासकर अगर चुनाव के प्रचार के टाइम पे भाजपा अब इस बात से इनकार करे कि हम ये इस बात से साफ इनकार करते हैं कि ये प्रदेश कार्य समिति की नहीं है, तो भाई वो आपका चिट लगाकर कैसे कोई व्यक्ति केदारनाथ विधानसभा के अंदर घूम सकता है, वो भी ऐसे फैक्टर में जहां पर उपचुनाव का जो प्रचार है वो अपने अंतिम चरण में है और आदमी जो है अपने गाड़ी में प्रदेश कार्य समिति का प्रचार पोस्टर लगाकर घूमता है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है अगर भाजपा इस चीज से इनकार करती है तो आए दिन कोई भी शराब माफिया हो या कोई भी तस्कर हो, कोई भी गुंडा हो, वो भाजपा की कार्य समिति का बोर्ड लगाकर घूम ले, तो ये कहीं ना कहीं चुनौती बात होगी। अब देखने वाली बात होगी कांग्रेस इस मुद्दे को किस प्रकार से उठाती है और किस प्रकार से जनता के बीच इस मुद्दे को पहुंचाती है, ताकि केदारनाथ उपचुनाव को जीतने के लिए कारगर फैक्टर ये शराब जो तस्करी का मामला है वो साबित हो सके। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हिमांशु और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में केदारनाथ उपचुनाव में भारी मतों से जीत हासिल करने का दावा किया है। उन्होंने पार्टी की जीत का दावा करते हुए कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और जनप्रतिनिधि जोरों शोरों से प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रम के आधार पर राजनीति करती है। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में इसका कहीं फायदा हुआ, लेकिन उत्तराखंड में ऐसी राजनीति का लाभ नहीं मिलने वाला है कांग्रेस को। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उपचुनाव लगभग होने वाला है, ऐसे में किस तरह की तैयारियां हैं, क्या मान रहे हैं? क्योंकि आपके सामने लगातार कांग्रेस पार्टी भी है और जीत का दावा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक 20 तारीख को हमारे यहाँ केदारनाथ का उपचुनाव होना है। बहुत गंभीरता से हम इस चुनाव को लड़ रहे हैं, बहुत तन्मयता से हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा हर कार्यकर्ता उसमें जुटा है। हमारे यहाँ स्थानीय कार्यकर्ता से लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष तक और स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर मुख्यमंत्री तक, मैं स्वयं उसमें जा भी रहा हूँ। और जो फीडबैक मिल रहा है उसमें लगभग एक ऐसी स्थिति है कि अच्छे मतों के अंतर से हम लोग वहाँ सीट को जीत रहे हैं। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस चूँकि मिथ्या के आधार पे, भ्रम के आधार पे राजनीति करती है और वो ठीक है। लोकसभा के चुनाव में उनको कुछ जगह पे उसका लाभ मिला, हालांकि उत्तराखंड में तो नहीं मिला, लेकिन बार बार यह हमारे यहाँ यानी उत्तराखंड में
उसका लाभ उनको मिलने वाला नहीं है। और मैं तो जो हमारे यहाँ की प्रदेश अध्यक्ष है महिला मोर्चे की, जो पूर्व में 2 बार विधायक रही हैं, प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी, उनको अग्रिम शुभकामनाएं भी दे रहा हूँ। जी सर, क्योंकि आप भी जाने वाले हैं सीट पर, आपको भी जिम्मेदारी मिली है, आप भी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। किस तरह के मुद्दे भी इस बार के ऐसे हैं जो आप लोगों को लग रहा है कि ये हावी हैं इस बार केदारनाथ में? नहीं, मुद्दे कोई विशेष हावी नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना कि हम सीट निकाल रहे हैं। हमारे माननीय धामी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार है, जो काम पूरे प्रदेश के हित के लिए, प्रदेशवासियों के हित के लिए, और अनेकों कार्य चाहे विकास के होंगे चाहे अन्य कार्य होंगे, यूसीसी लाए हैं। हमारे यहाँ जो एक दंगा विरोधी अधिनियम लाए हैं, सख्त भू कानून लाए हैं, सख्त भू कानून ला रहे हैं, सख्त नकल अध्यादेश लाए हैं, यानी कि इस प्रकार के विकास के साथ साथ निर्णय भी हमने लिए हैं। ऐसे में लगता नहीं कि कोई ऐसी दिक्कत हमें होगी, और यही हमारे मुद्दे रहने वाले हैं। कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, हम तो विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, केदारनाथ के लिए जो उन्होंने किया है, वैसे तो पूरे प्रदेश के लिए कर रहे हैं। मैं यदि उपचुनाव की दृष्टि से बात करूँ, जो उन्होंने केदारपुरी को विकसित करने का काम किया है, आज जो भी व्यक्ति बाहर से आता है, 2013 में क्या हालत थी, और आज किस तरह से जब बाहर से श्रद्धालु आता है तो एक ही बात कहता है, साहब की उम्मीद नहीं थी कि ऐसी स्थिति भी पलट जाएगी या बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ हो जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के काम के आधार पे, हमारे प्रदेश सरकार के काम के आधार पे हम सीट को अच्छे मतों से जीतेंगे। लेकिन सर, लगातार केदारनाथ में सोना चोरी के आरोप लगाता है विपक्ष, ऐसे में क्या लगता है कि भ्रम भी फैलता है इन सब चीज़ों से? मैंने कहा ना, कांग्रेस भ्रम के आधार पर राजनीति करती है। सोना चोरी का आरोप लगाती है लेकिन प्रमाण तो देती नहीं है। और ये जो भ्रम की स्थिति जो डाल रही है, उत्तराखंड की जनता उसमें भ्रमित होने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है, हर चीज़ को समझती है, इसलिए उनके भ्रामक प्रचार में आने वाली नहीं है। सर, स्मार्ट सिटी की बैठक आप ले रहे हैं, किस तरह के विषय इसमें रहने वाले? क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा भी था कि एक एक्सीडेंट भी हुआ था और सीसीटीवी पर भी सवाल उठे थे। स्वाभाविक है कि हम लोग बैठ के लेते हैं, स्मार्ट सिटी के जो काम हमारे लगभग पूरे हो रहे हैं उसका फीडबैक लेना है। जहाँ तक एक्सीडेंट में कैमरे के संदर्भ में बात आ रही, वो विषय भी हम इसमें चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ जो हमने काम किए हैं, क्या उनकी अद्यतन स्थिति है, उसकी भी जानकारी लेंगे। उसमें कैमरे भी शामिल हैं, जहाँ पे यदि ऐसी स्थिति होगी तो उसमें जानकारी लेने के बाद यदि गलत पाया जाएगा तो उसमें हम क्या निर्णय लेंगे, ये भी सब बातचीत हम करेंगे। तो ये हमारी रूटीन की बैठक भी है। और जो हमारे पास विभाग है, यानी मेरे पास जो विभाग है, उस पर लगातार मैं बैठक इस रूप में भी करता हूँ और वैसे भी करता हूँ। सर, प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि गरीबों को आवास मिले, ऐसे में हम किस तरह से इस कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं? कितने आवास हम अभी तक दे चुके हैं और कितना हमारा टारगेट भी हम लोग लेकर के चल रहे हैं उत्तराखंड में? सर देखिए, जितनी योजनाएं हमें मिली थी उसमें आज 21 परियोजनाओं पे काम चल रहा है। अधिकांश योजनाएं हम कंप्लीट करने की स्थिति में, कुछ लोगों को हमने उनको कब्जा प्रमाण पत्र और चाबी सौंपने का काम अभी जो हमारा राज्य का स्थापना दिवस था उससे एक दिन पहले, यानी कि पूर्व संध्या पे हमने दिया था। और भी हम लोग जो काम हमारे हमने कहा है कि दिसंबर तक हम पूरे करें, यानी कि हमारे पास जो समयावधि है उसमें पूरा भी करेंगे और उनको कब्जा प्रमाण पत्र या चाबी उनको सौंपेंगे। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि हर एक के लिए घर हो, उनके लिए छत मिले, तो गरीबों का भी सपना पूरा हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, उसको हम लोग पूरी तरह से अमल में लाएंगे और लोगों को जो भी उनके इच्छाएं हैं वो इस रूप में पूरी भी करेंगे। सर, निकाय चुनाव को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, कुछ बताना? बहुत जल्द चुनाव कराएंगे, बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ, दिसंबर माह में चुनाव कराएंगे। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए प्रेमचंद अग्रवाल जी को आप सुन रहे थे, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार रात 9:07 पर शीतकाल के लिए विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए हैं। इस मौके पर हजारों श्रद्धालु दिव्य अनुष्ठान के साक्षी बने। सेना के भक्तिमय बैंड की धुनों पर और श्रद्धालुओं की आस्था के सामूहिक जय घोष के बीच शीतकाल के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं। इस दौरान स्थानीय लोक कलाकारों समेत महिला मंगल दल, बामणी,
पांडुकेश्वर, माणा की महिलाओं ने सामूहिक लोक नृत्य प्रस्तुत किए और बद्री विशाल के जागर गाए। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही चारधाम यात्रा 2024 का समापन भी हो चुका है। इस अवसर पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष जितेंद्र अजय ने यात्रा व्यवस्थाओं से जुड़े पुलिस प्रशासन, सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ समेत सभी विभागों और मंदिर समिति के अधिकारियों कर्मचारियों को यात्रा के सकुशल संपन्न होने पर बधाई दी है। इस वर्ष हमारी जो चारधाम यात्रा रही है उसमें लगभग 48 लाख से अधिक तीर्थयात्री श्रद्धालु हमारे धामों में पहुंचे हैं। और जबकि इस वर्ष जो हमारे जो चारधाम यात्रा के कपाट थे वो 10 मई को खुल गए थे और जो कपाट बंदी की तिथि है वो जल्दी इस वर्ष कपाट बंद हो रहे हैं गत वर्ष के मुकाबले। गत वर्ष 25 अप्रैल को कपाट खुल गए थे, लेकिन उसके बावजूद अगर हम औसतन प्रतिदिन के हिसाब से अगर बात करें तो इस वर्ष जो श्रद्धालुओं की, तीर्थयात्रियों की प्रतिदिन जो संख्या रही वो गत वर्ष के मुकाबले अधिक रही। और संजय कुंवर हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, जानकारी चाहेंगे, विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं, इसी के साथ चारधाम यात्रा 2024 का भी समापन हो चुका है। कल जो माहौल था कपाट बंद होते वक्त, किस तरीके का माहौल था और कितने श्रद्धालु मौजूद थे? जी देखिए, कल जो है लगभग 11,135 लोगों जो श्रद्धालु हैं उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और लगभग 3,500 श्रद्धालु कपाट बंद होने के समय जो है जो सिंह द्वार बंद हुए तो सिंह द्वार के बाहर परिसर में टकटकी लगाए बैठे हुए थे। इसके बाद जो है बैंड की जो सेना के बैंड थे उसकी मधुर धुनों के बीच जो है भगवान बद्री विशाल के कपाट जब 9:07 पे रात को बंद कर दिए गए थे तो उसके बाद जो है जो मुख्य पुजारी रावल हैं वो भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद करने के बाद आत्मीयता के साथ बिल्कुल उल्टे कदम रख करके, क्योंकि इतनी आत्मीयता से जुड़े होते हैं 6 माह भगवान की दैनिक पूजाओं का संपादन करने के बाद, तो एक परंपरा है कि गर्भगृह से अपने परिसर तक जो है उल्टे कदम उल्टे पैरों चलते हैं। लिहाजा जो है बड़ी तादाद में श्रद्धालु उस पल को देखने के लिए लालयित रहते हैं। तो ये बड़ा एक मन को भावविभोर करने वाला दृश्य जो है उस समय नजर आ रहा था। इसके साथ ही जो आसपास के जो महिला मंगल दल है, जो क्षेत्र के लोक कला के संरक्षक है, उनके द्वारा भगवान बद्री विशाल के जयकारे के साथ यहाँ पे चौफुला ताकुड़ी और झूमेलों का भी आयोजन किया गया था। और लगभग 10 मिनट कपाट बंद होने के 10 मिनट के बाद जो भगवान के जो अग्रज थे, जो बद्रीश पंचायत के अग्रज सदस्य हैं भगवान उद्धव जी और कुबेर जी, उनकी मूर्तियां भी जो है मंदिर परिसर से बाहर लाई जाती है। और भगवान कुबेर जहां कल रात जो है स्थानीय गांव है बामणी, वहां पे विश्राम करते हैं और उद्धव जी जो है मंदिर परिसर में ही विश्राम करते हैं। आज सुबह इन दोनों देवडोलियों की पूजा अर्चना हो चुकी है और बड़ी बात अभी ये है कि जो दोनों देवडोलियां हैं उद्धव जी और कुबेर जी की, वो भगवान बद्री विशाल के धाम से जो है अपने शीतकालीन प्रवास पांडुकेश्वर के लिए रवाना हो चुकी है। और 6 माह में दोनों देवडोलियां जो है उद्धव जी और कुबेर जी अपने मूल निवास पांडुकेश्वर में ही विराजित होंगे। और जिस तरह शीतकालीन पूजाएं इनकी जो है इन्हीं पांडुकेश्वर नामक जगहों में संपादित की जाएगी। जी, यहाँ पर जिस तरीके से अब 6 माह के लिए जो है अब शीतकाल स्थल पर ही पूजा अर्चना की जाएगी, किस तरीके की व्यवस्थाएं प्रशासन ने वहां पर की हैं ताकि किसी तरीके की बाधा उत्पन्न ना हो, लोग निर्विघ्न जो है दर्शन कर सके? देखिए, अभी तो आज जब डोलियां जो है पांडुकेश्वर पहुंचेंगी, कुबेर मंदिर में भगवान कुबेर जी विराजित होंगे और योगदान बद्री में उद्धव जी की मूर्ति जो प्रतिस्थापित की जाएगी। इसके बाद जब तक बिल्कुल खुला मौसम रहेगा, बर्फबारी नहीं रहेगी, तो श्रद्धालु जो है देश विदेश के कहीं से भी अगर भगवान बद्री विशाल और उद्धव जी कुबेर जी के दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं शीतकालीन दर्शनों के लिए, तो वो जोशीमठ से 24 किलोमीटर आगे पांडुकेश्वर में जो है भगवान कुबेर और उद्धव जी के, जो क्योंकि भगवान के प्रतिनिधि हैं उद्धव जी, तो उनके दर्शन से ही जो है भगवान बद्री विशाल के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है शीतकाल में। तो लिहाजा पांडुकेश्वर में भी और जोशीमठ के जो नरसिंह बद्री मंदिर है वहां पे भी शीतकाल में जो है भगवान बद्री विशाल और भगवान नरसिंह बद्री के साथ जो उद्धव जी और कुबेर जी के शीतकालीन दर्शन के लिए जो है श्रद्धालु वहाँ पे शीतकाल में पहुँच सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
खबर लक्सर से है, जहां घने कोहरे की वजह से रेल से लेकर सड़क यातायात पूरी तरह से बाधित है। ट्रेनें कई घंटे देरी से चल रही हैं। ज्यादा कोहरा होने के और विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़कों पर वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं। ऐसे में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। नैनीताल जिले में स्थित सैनिक विश्राम गृह काठगोदाम में कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय यादव विशेष सेवा मेडल की ओर से कॉमन सर्विस सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर ब्रिगेडियर संजय यादव ने कहा कि केंद्र पूर्व सैनिकों और वीर नारियों की पेंशन से जुड़ी समस्याओं को दूर करेगा। ये पहल उन सभी गौरव सेनानियों और वीर नारियों के कल्याण की दिशा में एक अहम कदम है जो देश की सेवा में अपना सब कुछ अर्पित कर चुके हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और वीर नारियां मौजूद रहीं। खबर दिनेशपुर से है, जहां पिपलिया नंबर 1 में मथुआ धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर अखिल भारतीय मथुआ महासंघ के महाधिपति और संघाधिपति और केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर सम्मिलित हुए। इस मौके पर मथुआ धर्म महासम्मेलन में मुख्य अतिथि शांतनु ठाकुर ने कहा कि पश्चिम बंगाल से बाहर रह रहे मथुआ समुदाय के लोगों को संगठित होने की आवश्यकता है। ठाकुर ने कहा कि हरिचांद गुरुचांद के जीवन चरित्र का पाठ करके मनुष्य नैतिक शिक्षा प्राप्त करता है। मथुआ संप्रदाय के संघाधिपति ठाकुर शांतनु महाराज आज यहाँ हमारे क्षेत्र में आए हैं और सभी में बड़ा उत्साह है, बड़ा श्रद्धा भाव है। मथुआ संप्रदाय के चूँकि संघाधिपति हैं तो सभी जितने भी भक्त हैं वो बड़े उत्साह के साथ उनके यहाँ पर आए हैं और यहाँ उन्होंने कथा भी की, बहुत बड़ा संदेश भी धर्म के प्रति दिया है। और उनके आगमन से जो बंगाली समाज है जो धर्म के लिए बहुत जागरूक है, जो धर्म के लिए हमेशा लगा रहता है, उनके अंदर बहुत बड़ी जागृति भी आई है। ब्रिटिश लोगों ने इन लोगों को अशिक्षित रखने का एक उनका प्रयास था, लेकिन अभी तो स्कूल सरकार के हाथों में है, शिक्षा देना भी सरकार का लक्ष्य है। तो जरूर मैं मांग करता हूँ इतने सारे भारतवर्ष में गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, अच्छा शिक्षा मिले और खास करके उत्तराखंड में हमारे सरकार है और हमारे सरकार ने अच्छा शिक्षा आगे जाके देंगे। और उत्तराखंड लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।